लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जोंगमिन उसी आदमी से मिलती है जिसने कांग को फंसाया था। तो हो सकता है कि जोंगमिन के कहने पर ही उसने ऐसा किया हो ताकि कांग को वो अपनी फॉर्म में ला सके। और कांग ने उस कॉन आर्टिस्ट जिपॉम के बारे में पता करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे ये पता चला कि कांग के ऑफिस से उसे कई बार कॉल की गई थी। उसे गुस्सा आता है कि मैंने उस गुंडे को कॉल नहीं की, मैं उससे बात क्यों करूंगा। तभी उसे अपनी सेक्रेटरी का ध्यान आता है कि उसने ही उसे जिपॉम के बारे में बताया था। और एक बार वो किसी से बात कर रही थी, लेकिन कांग को देखकर उसने कॉल कट कर दी थी। तो उसे उस पर शक होता है कि शायद उसने ही कॉल किया होगा, इसलिए वो अपने एक आदमी को उसके पीछे लगा देता है। फिर नेक्स्ट कोर्ट रूम में देखते हैं जब वो ब्योल का केस जीत गए थे, लेकिन सियोन और ब्योल की ओनर को डर लगा था कि कहीं वो फिर से ब्योल को उसे छीनने की कोशिश ना करे। तो कांग उन्हें प्रॉमिस करता है कि ऐसा नहीं होगा, मुझ पर ट्रस्ट करो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसे कोई नहीं छीनेगा। उसके मुंह से ये सुनकर तो पैम का दिल अचानक से जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे कांग के लिए कुछ फील होने लगता है। उसके गाल भी टमाटर के जैसे लाल होने लग जाते हैं। ये देखकर कांग पूछता भी है, लेकिन वो खुद को संभालती है। पैम शुरू से ही ऐसी थी, शुरू से ही बात बात पे उसको दिल ऐसे धड़कने लगता था। जब पहली बार वो कोर्ट गई थी तब भी उसके साथ ऐसा हुआ था। काफी टाइम से उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन कांग को देखकर अचानक उसकी फीलिंग्स वापस आने लगी। लेकिन अभी वो उन्हें आने वाले केसेस के बारे में बता रहा था। उसका कहना था कि उन्हें अब इंटरनेशनल केसेस को भी देना चाहिए तो उन्हें पैसे मिलेंगे। दिन रात हम ये फ्री के केसेस देखते हैं जिससे कुछ नहीं मिलता, हम इसमें इतनी एनर्जी लगा देते हैं। उन्हें लेक्चर देने पे लगा हुआ था, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि हम कब तक इन जैसे लोगों का केस करते रहेंगे जिनके पास हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें भी तो पैसे चाहिए ना, अगर हमें इतनी भलाई करनी है तो चैरिटी भी तो कर सकते हैं। तो यूना को गुस्सा आता है कि ये कैसी बात कर रहा है और उसे बेवकूफ़ बोलकर चली जाती है। तो उसे भी गुस्सा आता है कि तुम मुझे ऐसे कैसे बेवकूफ़ बोल सकती हो। तब पैम से पूछती है कि तुम इस प्रो बोनो टीम में क्यों आए हो। ये लोगों की कोई हेल्प नहीं करता है जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये टीम उनकी ही हेल्प करती है। तो वो कहता है कि तुम मुझे ये बता रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि प्रो बोनो टीम क्या करती है? तुमने कभी खुद से अपनी ट्यूशन फीस भरी है? वो कहती है हाँ, मुझे बहुत ही प्यारी फैमिली मिली है जिसने मुझे बड़ा किया है। तब वो कहता है कि जो लाड प्यार में पली बड़ी हो वो जरूरतमंदों की हेल्प करने चली, अगर पॉलिटिक्स में जाना है तो मेरे बहुत कनेक्शन है, ऐसे ऐसे बोलने लगता है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी वो पीछे एक LGBTQ के फेस्टिवल का पोस्टर देखती है, तो उसे वहीं ले जाती है ये दिखाने के लिए कि एक प्रो बोनो टीम का क्या काम होता है। वो अटॉर्नी है और उन जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। प्रो बोनो टीम का मतलब ये है कि ह्यूमन राइट्स ग्रुप को सपोर्ट करना, लेकिन कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। तो पैम और यूना कांग को तैयार करके बाहर लाते हैं। उसे तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे ऐसे देखकर लड़कियां उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए आ जाती हैं क्योंकि वो बहुत ही प्रिटी लग रहा था। देखते देखते वहां पर भीड़ लग जाती है। बेचारा सोचने लगता है कि मैं कहाँ फंस गया। इसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर तो कोई रिपोर्टर नहीं था। तभी योंगसिल एक रिपोर्टर को लेकर वहां पहुंचा होता है। ये देखकर तो पैम इसकी तारीफ करने लगती है कि ये ऐसा ही है, इसके बहुत कनेक्शंस हैं। कॉलेज के दिनों में इसने एक इलीगल झुग्गी बस्ती हटाने की जगह पर गुंडों से लड़ाई की थी और वो इतना खतरनाक था कि गुंडे भी उससे डरते थे। तो कांग भी उसके कपड़े देखकर सोचने लगता है कि ये तो इटालियन लग्जरी ब्रांड के लग रहे हैं, पर हो सकता है कि ये नकली हो। कि तभी उसे जोंगमिन का कॉल आता है। वो उसे वापस बुलाती है क्योंकि वहां पर उसका इंटरव्यू चल रहा था और उससे प्रो बोनो टीम के बारे में पूछा जाता है और ये भी कि वो एक यंग CEO बनी है। तो इस पर वो कहती है कि मैं ऐसी दुनिया बनाना चाहती हूँ जहाँ मेरी एज और जेंडर के बारे में पूछा ना जाए, मेरे काम को पूछा जाए। फिर कांग के बारे में पूछते हैं कि उसे यहाँ पर कैसे रखा गया। कि तभी वो आ जाता है तो उसका इंटरव्यू भी लिया जाता है। इंटरव्यू के बाद कांग जोंगमिन से पूछता है कि तुमने मुझे मेरे जज की जॉब छोड़ने के बारे में कुछ क्यों नहीं पूछा, क्या तुमने भी वो वीडियो देखी है। तो वो हंसने लगती है और बात घुमा देती है। फिर अगले दिन कांग ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका इंटरव्यू देखकर कोई उससे मिलने आया है, वो भी एक बच्चा। वो बच्चा भगवान पर किस करना चाहता था। कहता है कि उन्होंने बिना मुझसे पूछे मुझे इस धरती पर कैसे पैदा कर दिया, वो भी एक पैरालाइज्ड बॉडी के साथ। कोई मुझे पसंद नहीं करता, मेरी माँ भी नहीं, इसलिए आपको मेरा केस लड़ना होगा। और फिर उसे उसका इंटरव्यू दिखाता है जिसमें उसने कहा था कि जिसे भी उसकी हेल्प चाहिए, जो भी दर्द में है, वो उसके लिए खड़ा रहेगा। ये सब देखकर कांग उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे केस का कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि भगवान पे केस कैसे किया जा सकता है, वो तुम्हें कॉम्पनसेशन कैसे देंगे। तो वो कहता है कि अटॉर्नी तुम हो तो वो सब तुम देखोगे, अगर मैं पैदा नहीं होता तो कितना अच्छा होता ना। इससे तो कांग भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर बाद में कांग के कहने पर जूनू उस लड़के को घर भेज देता है, लेकिन फिर वो कांग से टैक्सी का किराया मांगने की कोशिश करता है। इनडायरेक्टली बोलता है, पर कांग उसकी सुनता नहीं है और उसे ड्रीम पर ले जाता है। तब कांग उस बच्चे के बारे में ही सोच रहा था। तो जूनू कहता है कि तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है ना, तुमने ऐसे केसेस नहीं देखे होंगे, तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। पर वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। शुरुआत में जब मैंने एसोसिएट जज के तौर पर काम किया था तब मैंने बहुत अलग अलग तरह के केसेस देखे थे। कोई बैंकरप्ट हो गया था, कोई बीमार हो गया था, किसी ने सुसाइड कर लिया था। हर दिन ऐसे केसेस आते थे। तब जोनो भी कहने लगता है कि मैं भी पैसे और पावर वाले लोगों के केसेस देखना चाहता हूँ, मुझे भी पैसे चाहिए। उसे ज़्यादा ही नशा हो गया था, इसलिए कांग उसे पैसे देता है और टैक्सी से घर भेज देता है। फिर उस आदमी को कॉल करता है जिसे कि उसने अपनी सेक्रेटरी के पीछे लगाया हुआ था। वो उसे बताता है कि वो एक हॉस्पिटल के VIP रूम में गई है। तो कांग उसे उस पर नजर रखने के कहता है। इसके बाद टैक्सी लेकर घर निकल लगता है तो उसका ड्राइवर सुन नहीं सकता था। उसे उसके लिए भी बुरा लगता है कि ये अपनी लाइफ को कैसे हैंडल कर रहा है।
फिर उसे थैंक्स बोलता है और निकल जाता है। अगले दिन वही बच्चा फिर से जैसे तैसे तैयार होकर अपनी माँ को बिना बताए कांग से मिलने चला जाता है, लेकिन कांग उसे फिर मना करता है, घर भेज देता है। पर वो बच्चा तो रोज रोज उसके पास आ जाया करता था, रोज उसका पीछा करता था, जब तक कि उसका केस लेने के लिए राजी नहीं हो जाता। बाकी सब तो उसके साथ बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन ऐसे ही एक दिन उसकी माँ जाती है और उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है कि मैं तुझे कहाँ नहीं ढूंढा, तो मुझे मरा हुआ देखना चाहता है क्या। उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है, तो यूना पुलिस को कॉल करने लगती है, पर वो बच्चा रोक देता है, कहता है कि अगर ये जेल चली जाएंगी तो मैं कहाँ रहूंगा, मेरे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। असल में उसकी माँ जब 9 साल की थी तो उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था, तब वो अनाथालय से भाग गई थी और उसके जैसे ही भागे वो बच्चों के साथ रहने लगी। तब 16 साल की एज में ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी और ऐसे में ना चाहते हुए भी वो पैदा हो गया। इसलिए वो भगवान से इसका जवाब दिलाना चाहता था कि उन्होंने उसे ऐसी बॉडी क्यों दी, जब वो पैदा होना ही नहीं चाहता था, उसे पैदा ही क्यों किया। ये सुन के पैम को उसके लिए बहुत बुरा फील होता है। उसे भेजने के बाद बाकी सब लोग डिनर और ड्रिंक पे जाते हैं। पैम को उसके लिए बुरा लगा था, इसलिए वो सोच रही थी कि उन्हें वो केस ले लेना चाहिए। तो कांग उसे सुनाता है कि तुम क्या बोल रही हो, ये कोई केस है, इसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन वो अपनी जिद करती है कि मैं सेंस बना दूंगी। लेकिन वो कहता है कि किसी को झूठी उम्मीद देना कितना बुरा है, हमें पता है कि हमने हारना ही है, तो क्या फायदा। तुमने बताया था कि तुम एक अच्छे माहौल में पली बड़ी हो, तो तुम जैसे लोगों को असली स्ट्रगल का नहीं पता, तो उस बच्चे की क्या हेल्प करोगी। तुम भी यहाँ पैसों के लिए तो आई हो, कुछ अच्छा ही करना है तो चैरिटी करो। इतना कुछ बोलकर निकल जाता है। पैम को बुरा तो लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा था कि शायद वो सही है, मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ जो कि पॉसिबल ना हो। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि उसके पुराने कलीग भी उसके बारे में ऐसा सोचते थे, सबको पैसे से मतलब था, लेकिन वो अलग थी, इसलिए अपनी जॉब छोड़कर प्रो बोनो टीम में ज्वाइन करना चाहती थी। उसका बॉस उससे रीज़न भी पूछता है तो वो ये कहती है कि उसे वो काम पसंद है, लेकिन वो यकीन नहीं करता क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं होगा। फिर अगले दिन ऑफिस जाती है तो योंग से मिल जाता है। वो एक डिफरेंट टाइप के मशरूम लेकर आया था जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। उसे कहता है कि ये मशरूम ग्रीन हाउस में उगते हैं, लेकिन ये बाहर की दुनिया में बिना किसी केयर के भी बहुत अच्छे से उग सकते हैं। मतलब उसके जरिए वो उसे समझा रहा था कि तुम भी अपना काम कर सकती हो, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। तो बस अब वो उस बच्चे के केस को ले लेती है, उसकी माँ से मिलने जाती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है, फिर रिसर्च करने के बाद अपनी टीम से मिलती है और उन्हें बताती है कि हम भगवान पर केस नहीं करेंगे, हम वंगसन हॉस्पिटल पर केस करेंगे, वो हॉस्पिटल जहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ था। असल में उस बच्चे की माँ सोमिन बहुत ड्रिंक करती थी, ड्रग्स लेती थी, जिसकी वजह से बच्चा विकलांग हो सकता था और ये अनवांटेड प्रेगनेंसी थी। वो अबॉर्शन करवाना चाहती थी, लेकिन हॉस्पिटल ने सब कुछ जाने के बाद भी उसे इग्नोर किया, तब तक टालमटोल किया जब तक कि उसे बच्चे को जन्म नहीं देना पड़ा। तो मतलब गलती हॉस्पिटल की है, इसलिए वो उस पर केस करेंगे। तो वोक्सन हॉस्पिटल का नाम सुनकर कांग समझ जाता है कि अब फिर से वो म्योंग हुन का सामना करने वाले हैं, क्योंकि वो उस हॉस्पिटल का लीगल एडवाइजर है। और वैसा ही होता है। और साथ ही ट्रायल की जज ब्लाइंड थी, लेकिन स्ट्रिक्ट थी, इससे उन्हें लगता है कि ये बच्चे का साइड ले सकती हैं। पर कांग कहता है कि ऐसा नहीं होता है, एक जज बिना किसी भेदभाव के एविडेंस को देखकर ही अपना फैसला सुनाता है। तो ट्रायल में ये दोनों पार्टी के आर्गुमेंट चलते हैं और म्योंगुन का कहना ये था कि एक तो इतने बड़े हॉस्पिटल ने इनकी हेल्प की, ऊपर से ये उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। अभी केस 10 साल पुराना था और पैम के पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था जो कि हॉस्पिटल की गलती बताए। पर कांग ये कहता है कि सोमिन अबॉर्शन करवाना चाहती थी, लेकिन हॉस्पिटल ने साफ मना कर दिया। उन्हें ये पता था कि वुंगसन वेलफेयर फाउंडेशन ने ही सोमिन को वुंगसन हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट के लिए भेजा था, लेकिन वो तो अबॉर्शन चाहती थी, तो उनका इसके पीछे क्या मकसद था। जिस एज ग्रुप में अबॉर्शन का रेशियो सबसे ज्यादा है वो शायद भागने वाले टीनेजर्स का ग्रुप है, इसलिए शायद उन्होंने बच्चे का जन्म होने दिया। तो वो हेल्थ इंश्योरेंस कमेटी से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल का सीक्रेट बोलकर कुछ बताने से मना कर देता है। तो अब कांग फिर अपना दिमाग चलाता है कि अब हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि एक सिविल सर्वेंट सबसे ज्यादा डरता है। तो वो उसके ऑफिस में पहुंच जाता है, उसे बहुत सारी कंप्लेंट्स दिखाता है जो कि उसके खिलाफ की गई थी, कि वो अपने पर्सनल काम के लिए, वाइफ के खर्चे के लिए कंपनी का कार्ड यूज करता है। उसकी स्लीपिंग चेयर देखकर पूछता है कि ये तो लिमिटेड एडिशन वाली है ना, ये कहाँ से मिली। और कहता है कि तुम तो ट्रिप पर मालदीव जाते हो लेकिन अपनी वाइफ के साथ नहीं। तो ये सुनकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। कांग से कहता है कि तुम तो मेरे बड़े भाई जैसे हो ना, और उसे सब कुछ बता देता है। पर असल में वो पेपर तो खाली थे और मैं कुछ भी नहीं लिखा था, मतलब कि कांग के पास कोई भी कंप्लेन नहीं थी। फिर नेक्स्ट कोर्ट में देखते हैं, इस बार कांग एविडेंस लेकर आया था, बताता है कि इस हॉस्पिटल का अबॉर्शन रेट बाकी हॉस्पिटल से 91% कम है, क्योंकि ये लोगों का अबॉर्शन नहीं करवाते हैं जबकि उन्हें रिक्वेस्ट किया जाता है, और ये जानते हुए भी कि टीन्स की हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं होती है और बच्चे में दिक्कत आ सकती है। इस केस में भी सेम यही हुआ, इसलिए अब हमें हॉस्पिटल से रिकॉर्ड चाहिए एविडेंस के लिए। तो जज इस बात को अप्रूव कर लेती है। ऐसे में ये केस अब काफी हद तक कांग के साइड में आ गया था। इन सबसे तो बच्चा खुश होता है, लेकिन उसे डाउट था कि क्या वो केस जीत पाएंगे भी या नहीं। तो पैम उसे समझाती है कि अभी कुछ नहीं पता, लेकिन उससे उसकी माँ के बारे में पूछती है कि वो क्यों नहीं आती। तो कहता है कि उनका कहना है कि हम जैसे लोग ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ जीत नहीं सकते हैं और उनके लिए ये सब करना बेकार है। पर सोमिन उससे नफरत नहीं करती थी तो वो एक माँ ही, बस उसके लिए ये सब बहुत मुश्किल था। पर फिर भी नेक्स्ट हियरिंग के टाइम वो कोर्ट में जाती है, तो अब कांग हॉस्पिटल के रिकॉर्ड सबमिट कर देता है। उसका पॉइंट था कि हॉस्पिटल वालों को बताना चाहिए था कि बच्चा होने पर दिक्कत हो सकती है,
लेकिन सब कुछ देखने के बाद जज का कहना था कि इनसे ये साबित नहीं होता है कि हॉस्पिटल की वजह से बच्चे को पैरालिसिस हुआ है। इसके अलावा किसी को कोई डिसेबिलिटी है या नहीं, कोई गरीब है या अमीर, सबकी लाइफ इक्वल होती है। तो अब वो ये नहीं कह सकते कि बच्चे का जन्म नुकसानदायक है, इसलिए केस डिसमिस कर दिया जाता है। तो टीम का मूड खराब था। पैम कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते क्या? तो कांग कहता है कि नहीं, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं, हमें किसी भी कीमत पर जीतना होगा। अब जोश आ गया था, इसलिए काम करने से पहले एनर्जी की जरूरत थी। तो पैम उन्हें अपनी फैमिली की बेकरी शॉप में ले जाती है और अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। वो दोनों असल में सुन नहीं सकते थे। तो उसके डैड को देखकर काम को ध्यान आता है कि तो वही है टैक्सी ड्राइवर। और तब उसे समझ आता है कि तभी पैम हाथ हिला हिलाकर बात किया करती थी, जिससे कि उसे बहुत गुस्सा आता था। इससे तो काम को बहुत बुरा लगता है कि उसने पैम को क्या कुछ नहीं सुनाया। वो उसे सॉरी बोलने की कोशिश करता है पर हिम्मत नहीं कर पाता। तब पैम उन्हें बताती है कि पहले उनकी एक बड़ी बेकरी की शॉप थी, लेकिन उसके डैड के फ्रेंड ने उन्हें धोखा दिया। फिर अब वो फिर से अपने पैरों पर खड़े होने के लिए टैक्सी चलाते हैं और एक छोटी सी बेकरी चलाते हैं। कांग याद करता है कि उसने पैम से क्या कहा था कि तुम तो नाजुक से पली बड़ी हो, तुम्हें स्ट्रगल क्या पता होगा। तो उसे अपनी कही बात पर बहुत रिग्रेट हो रहा था। उसे देखकर तो योंगसी भी समझ आता है। और जब पैम एप्रिकॉट खाती है जो कि खट्टे मीठे थे, कहती है कि मुझे ये ऐसे ही पसंद है क्योंकि ये बिल्कुल हमारी लाइफ की तरह होते हैं। तो कांग बहुत सरप्राइज होता है क्योंकि उसकी माँ भी ऐसा ही कहा करती थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि कांग ने फिर से उस केस के लिए अपील किया था क्योंकि वो उस फैसले से सहमत नहीं था और इस बार जज भी कोई और था। तो कांग कहता है कि हॉस्पिटल की जिम्मेदारी उसकी सीईओ की होती है। उसने एक 16 साल की लड़की के लिए लापरवाही दिखाई। उसने हमारे प्लेंटिफ को दुनिया में आने दिया जबकि वो जानता था कि ये खतरनाक हो सकता है। तो अगर सभी जीवन समान है तो उसे ये साबित करना होगा कि उसका हॉस्पिटल सभी की लाइफ को रिस्पेक्टफुली और इक्वली ट्रीट करता है। इसलिए इस बार मैं हॉस्पिटल के सीईओ मिस्टर चोई पर केस करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और यही तो उसका प्लान था जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया तक नहीं था। फिर यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब कोर्ट में पैम के डैड का केस चल रहा था तब उसका जज कांग ही था। तो वो फैसला करता है कि उन्हें उनके कर्ज से छूट मिल गई है क्योंकि ये साबित हो गया था कि उनके साथ स्कैम हुआ था। पर वो सुन नहीं सकते थे। तो कांग उन्हें इशारे में बताता है कि वो जीत गए हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।